नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के पद को प्रमुखता में रखते हुए सर्वोच्च पद प्रदान किया और इसके साथ ही उसे 3 शक्तियाँ प्रदान की। धारा 352, धारा 356, धारा 360 ये राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के नाम से जानी जाती है। भारत के संविधान के 18वें भाग में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक संकटकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान संकट काल की स्थिति को स्पष्ट नहीं करता, यानी आपातकाल किसे माना जाए ये स्पष्ट नहीं है। फिर भी विशेष परिस्थितियाँ जो तुरंत कार्यवाही की मांग करती हैं उसे संकट काल के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को सर्वोच्चता प्रदान करते हुए जब संकटकालीन शक्तियाँ दी जा रही थी, तब इस बात पर भी विचार हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत का राष्ट्रपति इन शक्तियों के माध्यम से अपने आप को तानाशाही बना ले या मनमान्यता का परिचय देने लगे। इसके लिए एक प्रावधान किया गया, जिस प्रावधान को हम कहते हैं 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1979 में एक संशोधन किया गया, जिसे हम कह रहे हैं आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सकता है, यानी राष्ट्रपति इसमें मनमानी नहीं कर सकता। इसमें जो प्रावधान किया गया उसके तहत हम बताना चाहते हैं कि धारा 352 का दुरुपयोग रुक जाए। युद्ध बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में धारा 352 का प्रयोग होता है, लेकिन यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति है तो भारत या भारत के किसी भी हिस्से में आपातकाल लागू किया जा सकता है। लेकिन यदि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है तो आपातकालीन लागू नहीं होगा। दूसरी बात ये कहेगी कि राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किए जाने के 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति लेनी होगी, यानी संसद की स्वीकृति भी जरूरी है। इसके पश्चात यदि इसे और अधिक समय तक लागू रखना है 6 महीने के बाद भी, तो संसद का अनुसमर्थन अनिवार्य है। साथ ही ये भी कहा गया कि लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की सहमति से इस घोषणा को समाप्त भी किया जा सकता है, यानी बहुमत से इस घोषणा को समाप्त भी किया जा सकता है। इसके बाद आपातकाल के विचार हेतु लोकसभा की बैठक या लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा लागू की गई आपातकालीन घोषणा को न्याय योग्य भी बना दिया गया है। यदि वह जनहितकारी नहीं है तो न्यायालय की शरण भी ली जा सकती है, यानी वाद योग्य भी इसको बना दिया गया। अनुच्छेद 352 के अधीन संकट काल की घोषणा पूरे देश में या देश के किसी भी हिस्से में की जा सकती है। फिर आती है बात, इस घोषणा का संवैधानिक प्रभाव क्या पड़ा, यानी राष्ट्रपति ने मान लीजिए युद्ध बाह्य आक्रमण की स्थिति में संकट काल घोषित कर दिया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये देखने की बात है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि इस घोषणा के लागू रहने के समय अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 7 स्वतंत्रताओं में से 6ठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है।
स्थगित हो जाएगी या राज्य के द्वारा इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित या स्थगित करने वाले कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा। कहने का तात्पर्य है कि संविधान अधिकार प्रदत्त करता है, लेकिन जहाँ कहीं आवश्यकता पड़े तो उन्हें कंट्रोल भी किया जा सकता है, मर्यादित भी किया जा सकता है, नियंत्रित भी किया जा सकता है आवश्यकता के अनुरूप। फिर बात आती है 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण लागू किया गया है। तब तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त की गई स्वतंत्रता को स्थगित या समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू किया गया है तो अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं को स्थगित नहीं किया जा सकता। यदि कानून भी बनाया गया है तो स्थिति को स्पष्ट करना पड़ेगा कि हमने आपातकाल के कारण इस तरह के कानून का निर्माण किया गया है और आपातकाल समाप्त होने के बाद वह कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात ये बात आई कि मूल संविधान में भी व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी स्थगित किया जा सकता है। अर्थात संकट काल में नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकेंगे। 44वें संवैधानिक संशोधन में यह भी व्यवस्था की गई कि आपातकाल में भी व्यक्ति को जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा। यानी ये दो अधिकार सेफ रहेंगे, चाहे वो आपातकाल की स्थिति भी क्यों ना हो। अब बात आती है, लेकिन अतिरिक्त अधिकारों को न्यायपालिका की शरण लेने का अधिकार नहीं है, यानी जीवन का और शारीरिक स्वाधीनता के अलावा। फिर बात आई, संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भी क्षेत्र के लिए अर्थात राज्य सूची में दिए गए सभी विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। यानी केंद्र की शक्ति बढ़ जाएगी या केंद्र की व्यवस्थापिका को राज्य की व्यवस्थापिका वाले कार्य करने के अधिकार भी प्राप्त हो जाएंगे। संघ की कार्यपालिका को यह शक्ति भी मिल जाएगी कि वह राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकता है कि वे कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करें। यानी केंद्र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा राज्य सरकारों को निर्देश देने के लिए। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया जाकर निर्देश दिया जा सकता है कि संघ और राज्य के बीच आय वितरण संबंधी सभी या कोई भी उपबंध चालू वित्तीय वर्ष में उसके निर्देशानुसार संशोधित रहेंगे, परंतु ऐसा आदेश यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना होगा। यानी इस आदेश को, निर्देश को संसद के सदन पटल पर रखना जरूरी माना गया ताकि उसकी समीक्षा हो सके, उसका विश्लेषण हो सके, उस पर विचार विमर्श हो सके इत्यादि। फिर है 43वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत की भूमि के किसी विशेष भाग में आपात स्थिति की घोषणा की जाएगी तो संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संसद की कानून बनाने की शक्ति केवल उस राज्य में ही लागू नहीं होगी जिस राज्य के किसी भाग में आपात स्थिति की घोषणा की गई है। यानी केवल वहाँ पर ही लागू नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि संघ कार्यपालिका की शक्ति और संसद की कानून बनाने की शक्ति अन्य राज्यों में भी
उस सीमा तक लागू की जा सकती है जिस सीमा तक भारत या उसकी भूमि के किसी भाग की सुरक्षा के लिए संकट हो। यानी केंद्र को यदि ऐसा लगता है कि एक राज्य के अलावा भी यदि किसी दूसरे क्षेत्रों में भी संकट की स्थिति प्रभावित कर सकती है तो वहाँ भी अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है या आदेश निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 352 का प्रयोग 1962 में भारत चीन विवाद यानी चीन के युद्ध के समय हुआ था, चीनी आक्रमण के समय हुआ था, और 1971 में पाकिस्तान के द्वारा युद्ध की स्थिति उत्पन्न करने पर इस संकटकालीन शक्ति का प्रयोग किया गया था। 1971 में आपात के लागू रहने के साथ ही 1975 में धारा 352 के अंतर्गत एक नवीन आपात की घोषणा की गई। राष्ट्रपति ने घोषणा की 14 अनुच्छेद 14, 21 और 22 के अंतर्गत न्यायालयों में अपील करने के अधिकार को आपात स्थिति की अवधि तक स्थगित किया जाता है। यानी ह्यूमन राइट को एक बार रोकने का काम किया गया और यह आज्ञा जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत पर लागू होगी। इमरजेंसी लागू कर दी गई। जून 1975 में घोषित आपातकाल लंबे समय तक चला, यानी 21 मार्च 1977 को यह समाप्त कर दिया गया। यानी जून 1975 का घोषित आपातकाल 21 मार्च 1977 को समाप्त कर दिया गया, जब 22 मार्च 1977 को नवीन सरकार द्वारा यह घोषणा की गई या इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। तो आज हमने यह टॉपिक पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रपति के पास जो संकटकालीन प्रावधान हैं उसका प्रयोग वह किस प्रकार से कर सकता है और उन आदेशों निर्देशों की अनुपालना के लिए वह कैसे राज्य सरकारों को भी निर्देश दे सकता है और संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ती है वहाँ मौलिक अधिकारों को भी स्थगित किया जा सकता है एवं संसद के दोनों सदनों के सदन पटल पर भी उसके द्वारा आदेशित प्रस्ताव को आगे की स्वीकृति लेने के लिए रखना भी जरूरी माना गया है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भारत के संविधान में जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि हम संसदात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्थाओं को लोकतांत्रिक प्रोसेस के आधार पर अडॉप्ट करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसी संकटकालीन परिस्थितियों में राज्य सरकारों की शक्ति को केंद्र द्वारा अपने नियंत्रण में लेकर इन धाराओं का प्रयोग करके कंट्रोल करने का अधिकार भी दिया गया। हालांकि हमारे यहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च निष्पक्ष और निर्णायक है, लेकिन धारा 352, धारा 356, धारा 360 के तहत इन प्रावधानों का उल्लेख है। आज हमने किया धारा 352 के तहत, कल हम टॉपिक लेंगे धारा 356। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है। नमस्कार।